जैसा आपको उम्मीद थी, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन ओवरऑल पॉलिसी कैसे देखते हैं आप? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल? पॉजिटिव। पॉजिटिव। खास करके रेट्स के बदले जो मेजर्स लिए हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे मेजर्स है, मार्केट्स के लिए है, बैंकिंग के लिए है, इंडिया के लिए है। तीन बेसिस के ऊपर मैं कहूँगा कि जो मेजर्स इन्होंने अनाउंस किए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। लॉन्ग टर्म इसकी इफेक्ट बहुत ही पॉजिटिव, मार्केट, बैंकिंग और भारत के लिए। सर, आपने बहुत प्रॉपर तरीके से कहा, 3 तरीके से पॉलिसी बहुत बढ़िया है, मार्केट के लिए भी, बैंकिंग के लिए भी और भारत के लिए भी। समझाएं जरा सर इसे। तो बैंक्स के लिए तो जैसे कंवल साहब ने भी कहा कि सबसे पहले तो रिस्क वेट्स कम हो जाएंगे बाज़ल 3 के तहत, तो कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ जाएगी। 2027 है लेकिन वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। कैपिटल एडिक्वेसी अगर कम बढ़ जाती है तो लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ में उन्होंने 10,000 करोड़ की लिमिट भी हटा दी, सिंगल एक्सपोजर जो है। तो उसके तहत जो हमारे लार्ज इंफ्रा प्लेयर्स है उनको आज की तारीख में मल्टीपल बैंकिंग में जाना पड़ता था, या तो एक एक बैंक उनको ज़्यादा अगर पैसा देती है तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। एक्विजिशन फाइनेंसिंग में एनबीएफसीज थी, खास करके फॉरेन एनबीएफसीज थी, तो अभी इंडियन बैंक्स भी उसमें आ जाएंगी। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर भी बढ़ जाएगा, तो कैपिटल मार्केट्स को भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे बहुत ही बढ़िया उम्दा उन्होंने स्टेप्स लिए हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए। आप बता रहे थे जोशी साहब कि मार्केट और भारत दोनों के लिए पॉलिसी में काफ़ी कुछ कहा गया है, क्या कुछ खास लगा आपको? देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि बैंक की क्रेडिट नीचे आई है, लेकिन जो अदर सोर्सेज है, खास करके कैपिटल मार्केट, उससे फंडिंग ज़्यादा हुई है, 2,66,000 करोड़। तो उसको उन्होंने कनेक्ट किया मेरे ख्याल से एक्विजिशन फाइनेंसिंग। टिपिकली एक्विजिशन फाइनेंसिंग लोन से नहीं होता, राइट, वो डिबेंचर से होता है। तो आपको वो कैपिटल मार्केट में, डेट कैपिटल मार्केट में सपोर्ट मिल जाएगा। एक नया इंस्ट्रूमेंट जो मार्केट में आएगा, और जब नेशनलाइज बैंक्स उसमें पार्टिसिपेट करती है तो डेप्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तो कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट के लिए वो अच्छा है। दूसरा, आईपीओ फाइनेंसिंग और लोन अगेंस्ट शेयर्स, दोनों में उन्होंने लिमिट्स बढ़ा दिए, वो भी बहुत अच्छा स्टेप लिया है। तीसरा, इन्होंने जो कहा वो इनडायरेक्टली मैं कैपिटल मार्केट से रिलेट करता हूँ कि एनबीएफसीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लैंड करने वाली है उसका रिस्क वेट उन्होंने कम कर दिया है। तो टिपिकली अगेन लोन्स होती है वो देती हैं, बैंक्स देती हैं। एनबीएफसीज जो देती हैं टिपिकली वो इंस्ट्रूमेंट में देती हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। अगर उसका रिस्क वेट एनबीएफसी की बुक में कम हो गया तो फिर से लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से उन्होंने जो कैपिटल मार्केट्स के लिए जो स्टेप्स लिए हैं वो यही बेहतर है कि कैपिटल मार्केट को कैसे डेप्थ बढ़ा दी जाए। चौथा, उन्होंने जो कहा था वो एसआरवी बैलेंसेस, जो मेरे ख्याल से फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस, उनके जो रुपी बैलेंसेस है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट और सीपीएस में वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। ओवरऑल मार्केट की डेप्थ बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। एज फार एज कंट्रीज कंसर्न, सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा, जो मैंने पहले भी कही, कि जो लार्ज बोरोवर का सीलिंग था वो उन्होंने हटा दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंफ्रा के लिए बड़े प्लेयर ही होंगे और उनकी अगर लिमिट हट जाती है तो मेरे ख्याल से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उनके लिए अच्छा हो जाएगा। सेकंड चीज़, जो ईसीबी बोरोइंग के ऊपर जो गाइडलाइंस है उसमें पूरी तरह से रिवैम्प करने की बात की है, तो उसमें यूसेज भी चेंज हो जाएगा, सीलिंग भी चेंज हो जाएगी। सीलिंग है अमाउंट्स के ऊपर और इंटरेस्ट रेट के ऊपर, वो भी शायद चेंज होगी। बहुत ही बढ़िया स्टेप आ सकता है। तीसरी चीज़, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की जो बात है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप था। हम बात तो बहुत कर रहे थे, लेकिन नेपाल, भूटान और श्रीलंका, तीनों को अगर हम रुपी से करते हैं तो आज की तारीख में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए हमने श्रीलंका एक्सपोर्ट किया तो बहुत सारी कम बैंक्स उसको डिस्काउंट करती है एलसीज को। तो अगर रुपी में ट्रेड होगा तो मेरे ख्याल से उसमें ट्रेड की भी बढ़ोतरी होगी और एक फर्स्ट स्टेप है मेरे ख्याल से। इसके बाद में सार्क कंट्रीज़ और आगे चल के ब्रिक कंट्रीज़ को हम रुपी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप भी माना जाएगा। नहीं, मैंने कहा जो 10 ईयर की यील्ड है वो 1 जनवरी के करीब आ चुकी है, डिस्पाइट 1% इंटरेस्ट होने के बावजूद 1% कट हो गया, लेकिन 10 ईयर जीसेक ऑलमोस्ट सेम लेवल है जो 1 जनवरी 2025 को था। 6.78 था, 6.73 हो चुका है। तो जो ट्रांसमिशन की बात हो रही है वो इलिक्विड मार्केट में हो गया, और जो लिक्विड मार्केट है उसमें, तो मार्केट का मैसेज काफ़ी अलग है। मार्केट का मैसेज काफ़ी अलग है।